आइए हम मुलाकात करने जा रहे हैं अनुराग जैन साहब से, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DPIIT कहते हैं। एक बार अनुराग जैन साहब का परिचय दे दूँ। वो सेक्रेटरी तो हैं ही है इस डिपार्टमेंट के, लेकिन उसके अलावा आपने IIT खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1986 में आपने डिग्री ली है। IAS ऑफिसर आप 1989 में बने हैं। MP काडर से आप हैं। MA किया है आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैक्सवेल स्कूल USA से 2005 में। इसके अलावा विभिन्न पदों पर आप रहे हैं सरकार में और सेवाएं अपनी दी है। और एक और इंटरेस्टिंग बात जी, टेनिस में आपने 11 से ज़्यादा नेशनल मेडल्स जीते हैं। क्या बात है। और क्रिकेट और बाकी सारे स्पोर्ट्स के भी बड़े शौकीन हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए। सबसे पहले जो पॉलिसी का ऐलान हुआ है, इस पॉलिसी में जो बताया जा रहा है कि भाई 14% के आसपास अभी लागत आती है। हमारे यहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है हिंदुस्तान में, उसे 10% से तक नीचे लाने का इरादा रखती है सरकार। बड़े एग्रेसिव और एम्बिशियस टारगेट बनाए हैं। ये बताएं सर, इसके लिए कोई टाइमलाइन तय की गई कि कब तक आप ये हासिल करना चाहते हैं? ज़रूर, इसके लिए टाइमलाइन भी तय की गई है। यदि आपको याद हो, पिछले वर्ष अक्टूबर 2021 में 13 अक्टूबर को PM गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया, नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च किया गया था। उस नेशनल मास्टर प्लान के साथ हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर को होलिस्टिक तरीके से देखना शुरू किया और उसके बहुत अच्छे परिणाम आने शुरू हुए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होना शुरू हो गया है। उसी काम को आगे बढ़ाते हुए एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को अनाउंस किया गया, जिसमें कि एक इंटीग्रेटेड पोर्टल की भी बात की गई है, सर्विस सुधार की बात भी की गई है, बेंचमार्क की, वेयर हाउसिंग सुधार की बात भी की गई है। तो ऐसे उसमें कुल मिला के 8 एक्शन पॉइंट्स हैं। मुख्य रूप से यदि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के विज़न की मैं बात करूं, तो एक टेक्नोलॉजी अनेबल्ड, टेक्नोलॉजी पे आधारित, कॉस्ट इफेक्टिव, सस्टेनेबल, ट्रस्टेड, एफिशिएंट, इस प्रकार का लॉजिस्टिक इकोसिस्टम स्थापित हो, जिससे कि हमारी जो ग्रोथ है इंक्लूसिव हो और एफिशिएंट हो। ओके। इस विज़न को साथ लेके आगे बढ़े हैं। अभी ये एस्टिमेट माना जाता है कि करीब 13-14% हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जबकि ग्लोबल बेंचमार्क 8-9% के आसपास है। तो इस पॉलिसी के तहत हम लोगों ने अपना लक्ष्य ये रखा है कि 2030 तक हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है ग्लोबल बेंचमार्क के समकक्ष हो और हम दुनिया के 25 प्रमुख देशों में आ जाएं। अभी हमारा स्थान 40 से नीचे है। मुख्य बात यह होती है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो देश बहुत छोटे होते हैं वहाँ कम होती है। बड़े आकार के देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट अपने आप ही, क्योंकि इनलैंड से बाहर तक आने की कॉस्ट एक्स्ट्रा ऐड होती है, उन सब चीज़ को ध्यान में रख के लक्ष्य तय किया गया है। परफेक्ट। तो टॉप 40 से टॉप 25 में पहुँचने की तैयारी और 2030 तक 14% से 10% की रेंज में। सर, एक ब्रॉड अंदाजा दें, 4% अगर हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट घट जाती है तो देश को कितनी बचत होगी? कितना पैसा जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट में जा रहा है 2030 तक हम ऐसा बचा पाएंगे? यदि इसको देखा जाए तो ये प्रतिशत में जब बात होती है तो GDP के आधार पर बात होती है। तो GDP के उतने प्रतिशत को आप लगा लीजिए जो आज की तारीख में लॉजिस्टिक इनएफिशिएंसी की वजह से, पर इसका डायरेक्ट हिसाब लगाने से ज़्यादा बेहतर होगा कि इसका जो इम्पैक्ट गिरेगा, हमारे जो इंडस्ट्री है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होगी। यदि आप मानिए इफेक्टिवली यदि 5% का एक डिफरेंस आ जाए कॉस्टिंग में, आपने जैसे 4% का लक्ष्य हमारा ग्लोबल बेंचमार्क को पहुंचने का, तो हम उसको 13 से 8% लाने की ही बात करेंगे। लगभग 5% कटौती करने की बात लक्ष्य लेके चल रहे हैं। यदि 5% 4% कमी आती है तो किस प्रकार से हमारा जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनेगा, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। कंज्यूमर को लाभ होएगा कि उसको सस्ती कीमत में माल मिलेगा। यदि आपने देखा होगा अभी 2020 के बाद जब ग्लोबल पैंडेमिक हुआ तो एक बहुत बड़ी बात चली रेजिलिएंट रिलायबल सप्लाई चेन्स की, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स में एक टूटन हो गई थी। ज़्यादातर चीज़ें किसी पर्टिकुलर देश पे आधारित होती थी, किसी पर्टिकुलर कंपनियों पे आधारित होती थी, तो उन चीज़ों के सप्लाई में दिक्कत आई। तो लॉजिस्टिक पॉलिसी के साथ साथ जो बाकी पूरे एफर्ट सरकार कर रही है कि हम इसको, जहाँ तक लॉजिस्टिक चेन की बात है, हम बात कर रहे हैं रिलायबल और रेजिलिएंट बनाने की। दूसरी ओर इसको
साथ में जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, अपने सोर्सेज डाइवर्सिफाई करने की बात करते हैं, तो पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो लॉजिस्टिक पॉलिसी एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थॉट प्रोसेस का, जैसे शुरू मैंने करते समय कहा पीएम गति शक्ति, तो एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव थॉट प्रोसेस का एक हिस्सा है। पीएम गति शक्ति और लॉजिस्टिक पॉलिसी मिलके हमारी लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। जैन साहब, वैसे ट्रांसपोर्टेशन का जब बात आती तो रोड ट्रांसपोर्टेशन को फोकस में किया जाता है, लेकिन रेलवे और शिपिंग, इन दो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर इस नई लॉजिस्टिक पॉलिसी में सरकार के क्या प्लान्स हैं? इसमें बिल्कुल लक्ष्य स्थापित किए गए हैं। आज की तारीख में यदि हम लोग देखें तो ये तो सामान्य बुद्धि से हमें समझ में आता है कि जब कोई चीज़ रोड से जाती है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी पड़ती है। रेलवे से जाएगी तो उससे सस्ती पड़ेगी, और वाटरवे से जाएगी तो उससे भी सस्ती पड़ेगी। तो इसमें एक लक्ष्य ये भी है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन रेलवे का है और वाटरवेज का है, यदि आपने ध्यान हो तो पिछले कुछ सालों में इनलैंड वाटरवेज पे काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है, जो पहले काफ़ी नेग्लेक्टेड रहा करता था। तो इनलैंड वाटरवेज रेलवे का अधिकतर उपयोग, जिसका रिजल्ट ये आएगा कि जब हम परसेंटेज टर्म्स में बात करेंगे तो रोड से जो ट्रांसपोर्ट होने वाली है उस प्रतिशत पे कमी आएगी, उन प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। तो एज ए रिजल्ट इसकी वजह से भी, मोडल शिफ्ट की वजह से भी हमारी कीमतों में कमी आनी है। हमारे द्वारा इस पर भी ध्यान दिया जाने की बात है कि मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। अभी मान लीजिए आप रेल से ट्रक पे जाना है या रेल से शिप पे जाना है, तो उसके बीच में गैप्स होते हैं। रेल स्टेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचा, वहाँ से जब पोर्ट पे लोडिंग हो रही है, उन सिस्टम्स को ऑटोमेट करके, जिससे कि पूरा सीमलेस ट्रांजिशन हो। इस लॉजिस्टिक पॉलिसी में हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स की बात भी की है। तो जो स्टैंडर्ड्स जब स्थापित हो जाते हैं, उसकी वजह से एक मोड से दूसरे मोड पर जाना बड़ा आसान हो जाता है। फिर सवाल आपसे जो पूछना चाहता हूँ ये कि क्या नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के इस ऐलान के बाद सरकार की तरफ से किसी तरह के निवेश की संभावनाएं हैं इस पूरे स्पेस में, या प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करने का इरादा है? किस तरह का, या प्राइवेट सेक्टर से भी ज़्यादा निवेश आए उसके लिए क्या किसी तरह की कोई रियायतें, कंसेशंस देने की सरकार योजना रखती है? इसको मैं इस तरीके से कहना चाहूँगा, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़े खर्चे की कहानी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में थी, जिसकी पीएम गति शक्ति के तहत हम बात कर चुके हैं। हमारे को मालूम है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात उसमें हम लोगों ने की थी कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हमारी बनी हुई है, जिसके तहत काम हो रहा है। उसमें पीपीपी प्रोजेक्ट्स भी हैं, भारत सरकार के प्रोजेक्ट्स भी हैं। आपने देखा होगा नेशनल हाईवेज, रेलवेज, उन सब में किस तेज़ी से काम हो रहा है। पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं उसको समय पे पूरा किया जाए, उनके प्लानिंग को बेटर बनाया जाए, और ये सारा काम पीएम गति शक्ति के अंडर हो रहा है। उसके अलावा जहाँ इस लॉजिस्टिक पॉलिसी में हम लोग साथ में उसको लाए हैं, ये भी लगभग उसी प्रकार से एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। यदि इसमें मैं कहूँ तो ये लॉजिस्टिक पॉलिसी जिस समय लाई गई है, उसके साथ साथ इसके काफ़ी एक्शन पॉइंट्स पर काम पूरा हो चुका है सरकार की तरफ से। जैसे उदाहरण के लिए हम लोगों ने इसमें रखा है कि यूलिप प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। यदि कोई व्यक्ति लॉजिस्टिक से संबंधित है तो 30 अलग अलग सिस्टम्स पर उसको काम करना पड़ता था। रेलवे के सिस्टम्स अलग हैं, रोड के भी अलग हैं, शिपिंग के अलग हैं, एविएशन के अलग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मतलब रेवेन्यू कस्टम्स का आइस गेट अलग है, डीजीएफटी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अलग है, माइटी का जो डीजी लॉकर है वो अलग है। इस प्रकार से इतने सारे सिस्टम्स हैं, यदि आपको कोई काम करना हो तो बार बार अलग अलग वेबसाइट पर जाना पड़ता है, अलग अलग नंबर को रख के ट्रैक करना पड़ता है और अपना काम करना पड़ता है। यूलिप प्लेटफॉर्म के माध्यम से 7 डिपार्टमेंट के 30 अलग अलग चीज़ों को जोड़कर एक साथ ले आया गया है। इसका जो लाभ होगा कि आपके पास केवल एक नंबर ट्रैकिंग से आप अपने कंटेनर का मूवमेंट पूरा अक्रॉस द मोड्स देख सकेंगे। मान लीजिए कि आपने अपना कोई माल एक शहर से एक्सपोर्ट किया, या आपने अपना माल मंगाया मान लीजिए लंदन से, और वो माल चला मुंद्रा पोर्ट पे उतरा, वहाँ से आगे चला और दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर उतरा, वहाँ से आगे चला और ट्रक के माध्यम से चल रहा है।
आपको हर बार अलग अलग सिस्टम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यूलिप जो है आपको एक इंटीग्रेटेड व्यू देगा, कब कहाँ से चला, इस समय वो कहाँ पे है, रेलवे पे है तो रेलवे में कहाँ पे है, ट्रक में है तो ट्रक में कहाँ पे है। तो ये एक बेसिक प्लेटफॉर्म इस लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत सरकार ने बना दिया है। अब प्राइवेट सेक्टर का रोल जो आता है, प्राइवेट सेक्टर इसके ऊपर अपनी एप्लीकेशंस बिल्ड करेगा। जैसे मैं उदाहरण दूं जो बहुत आसानी से लोगों को समझ में आएगा क्योंकि देश में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, यूपीआई सरकार ने एक बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। उस यूपीआई के ऊपर ढेर सारे दूसरे लोगों ने, चाहे पेटीएम हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन तैयार की जिसके माध्यम से आम जनता को अपना काम करने में बहुत आसानी हुई। तो ये यूलिप के माध्यम से तमाम दूसरी कंपनीज ऑलरेडी काम करना शुरू कर दी हैं, चाहे वो शिपरॉकेट जैसी कंपनी हो, चाहे आइसकोल्ड जैसी कंपनी हो। वो कंपनी ने अपने अपने प्रोडक्ट्स बना के लोगों को फैसिलिटीज़ देना ऑलरेडी शुरू कर दी है। अब जब ऑफिशियली इसको लॉन्च कर दिया गया है तो अब इस पर बहुत तेज़ी से मुझे लगता है कि हमारे स्टार्टअप्स भी आएंगे और लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी में काफ़ी बढ़ावा करेंगे जी, इसी प्रकार से हम लोगों ने जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्कीम पॉलिसी का लॉन्च किया शनिवार के दिन, तो उसके साथ ही हम लोगों ने अपने ई स्टैंडर्ड बुक जारी की। मतलब किस प्रकार से कंटेनर की साइज़ होनी चाहिए, किस प्रकार से उसकी स्टोरेज होनी चाहिए। तो सारे स्टैंडर्ड्स, चाहे वो BIS के द्वारा दिए गए हों, चाहे WDRA के द्वारा दिए गए हों, उनको एक जगह पे लाया गया। इनकी ग्लोबल बेंचमार्क के साथ कोऑर्डिनेशन किया गया और ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री इनिशिएटिव था। ओके। और उसको एक जगह लाया गया जिससे कि इंडस्ट्री उसको फॉलो कर सके। इसी प्रकार से इंडस्ट्री सरकार के साथ किस प्रकार से अपनी समस्या उठा सके। उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लॉन्च किया तो ई-लॉक्स करके एक हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है वो भी चालू किया गया। उस पोर्टल के माध्यम से इंडस्ट्री अपनी समस्याएं सरकार के समक्ष, पॉलिसी इश्यूज़ को रख सकती है। फिर उसका एक पूरा मैकेनिज्म जैसा PM गति शक्ति के अंतर्गत है, एक सिस्टम्स SIG करके ग्रुप है जिसमें सारे सीनियर सेक्रेटरीज हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में, वो उन पे निर्णय लेकर उस काम को, उस समस्या को दूर करने की कार्रवाई करेगी। इसी प्रकार से इस ह्यूमन मैन पावर डेवलप करने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए कोर्सेज की डिज़ाइन पूरी कर ली गई है। 102 यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात हो चुकी है कि जहां लॉजिस्टिक्स के ऊपर अब कोर्स प्रारंभ हो जाएंगे। इसी प्रकार से सरकारी कर्मचारियों के कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए IGOT प्लेटफॉर्म के अंतर्गत कोर्स तैयार कर दिए गए जहां लोग इसको सीख सकते हैं, अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके साथ जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी रेखांकित किया था अपने संबोधन में कि पूरी तैयारी के साथ पॉलिसी लॉन्च की गई है। ऐसा नहीं कि पॉलिसी अनाउंसमेंट करके हमने अपने इंटेंट का ऐलान किया है। ठीक बात है। के साथ ही उस पर एक्शन भी शुरू हो गया है। जी बिल्कुल ठीक बात है सर। और इस पॉलिसी को, इसकी संरचना करने में, बनाने में और इसको सामने लाने में आपका भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जैन साहब समय देने के लिए और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी पर विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए।